सभी को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी विद अनुपमा कपूर पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पद परिचय पर बात करेंगे, क्योंकि पद परिचय अक्सर बच्चों को कठिन लगता है, जबकि यह बहुत ही सरल है। इसमें केवल छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना होता है और पद परिचय बिल्कुल सही हो सकता है। तो हम पद परिचय को 2 वीडियो में पूरा करने वाले हैं। भाग 1 में विकारी पदों पर और भाग 2 में अविकारी पदों पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी। जब आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो आप उनसे कैसे मिलते हैं? आप उन्हें अपना परिचय कैसे देते हैं? ऐसे ही कहते हैं ना कि मैं इस घर का बेटा हूँ, ये मेरे माता पिता हैं, वो मेरी बहन है, मैं इनका भाई हूँ। इस तरह से करके अपना परिचय दिया जाता है। तो जरा सोचिए, क्या शब्दों का भी कोई परिचय होता है? बिल्कुल होता है। जब तक वे अकेले हैं तब तक तो वो शब्द हैं, लेकिन अगर वो वाक्य के अंदर आ गए तो वे पद बन जाते हैं। तो शब्द वाक्य में प्रयोग के बाद स्वतंत्र नहीं रहते, बल्कि व्याकरण के नियमों यानी कारक, वचन, लिंग आदि में बंध जाते हैं और वे पद बन जाते हैं। और जब वे पद बन जाते हैं तो उनका परिचय अपने आप हो जाएगा, क्योंकि वे वाक्य रूपी परिवार का हिस्सा हो गए और उस तरह से उनका संबंध अन्य शब्दों के साथ, अन्य पदों के साथ हो जाता है। तो उसी आधार पर ही हमें ये परिचय ज्ञात करना होता है। तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो है विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी शब्दों में कौन कौन से आते हैं? यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चारों के चारों शब्द जब वाक्य के अंदर आ जाते हैं तो पद होंगे। यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चारों पद कैसे हैं? विकारी पद हैं। विकारी से मतलब है कि इन पर लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव पड़ता है और इनका रूप थोड़ा बहुत बदलता है। लेकिन अविकारी क्या हैं? जिन्हें हम अव्यय भी कहते हैं। ये 5 प्रकार के हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक और निपात। ये ऐसे पद होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन्हीं को हम अव्यय भी कहते हैं। और आगे देखेंगे कि इनका परिचय हम प्राप्त करते कैसे हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए। और यदि वीडियो पसंद आए, आपको समझ में आए, तो इसे लाइक व शेयर करना मत भूलिएगा। मगर हाँ, कोई भी बात आपको ऐसी लगती है कि इसे और अच्छे से समझाया जाना चाहिए था, या फिर आपका कोई सुझाव है, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं पद परिचय को। और इसके लिए ज़रा आप ध्यानपूर्वक इन वाक्यों को देख लीजिए और रेखांकित शब्दों के बारे में सोचिए। यहाँ पर रेखांकित शब्द क्या है? मोहन बाजार से। जैसे यहाँ क्या लिखा? मोहन प्रतिदिन बाजार से फल लाता है। तो यहाँ मोहन और बाजार से, ये रेखांकित पद हैं। इनको ध्यानपूर्वक अगर आप सोचें तो समझिए कि मोहन के बारे में क्या क्या पता चलता है। मोहन क्या है? लड़का है, और वह एक वचन है या बहुवचन है, अन्य शब्दों के साथ उसका क्या संबंध है। जब हम मोहन के बारे में सारा विचार कर लेंगे, उसका बाकी पदों के साथ संबंध ज्ञात कर लेंगे, तो यही उसका परिचय बन जाएगा। तो किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्दों अर्थात पदों पर व्याकरणिक दृष्टि से प्रकाश डालना ही पद परिचय है। आपको परिभाषा तो समझ में आ गई। अब हम सारे विकारी शब्दों के परिचय ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं संज्ञा से। संज्ञा शब्दों का पद परिचय। जब भी संज्ञा शब्दों का पद परिचय में ज्ञात करना होता है, तो हम उसमें किन किन बिंदुओं पर विचार करते हैं। एक तो उसका भेद देखते हैं,
कि ये संज्ञा का कौन सा भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। फिर हम उसके लिंग पर बात करते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। फिर वचन पर बात करते हैं, ये एक वचन है या बहुवचन। फिर कारक के बारे में सोचते हैं, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, इनमें से कौन सा कारक बनता है। और फिर संबंध, क्रिया या अन्य शब्दों से उसका संबंध कैसा है। पद परिचय देते समय यदि कोई 3 बातें भी हम बता दें तो वे काफी रहती हैं। यहाँ पर जैसे ये 5 बिंदु निकल करके आ रहे हैं, अब 5 में से कोई 3 बिंदु भी बता पाए तो आपका पद परिचय पूरे अंक दिलाएगा। जैसे यहाँ उदाहरण से समझेंगे हम, परम ने चित्र बना लिया। आप देखिए ये परम है जिसने चित्र बनाया है। आप इसे देख करके परम के विषय में क्या क्या बातें पता लगा सकते हैं। वही जो 5 बिंदु हमने अभी कहे थे, उन्हीं के आधार पर जरा विचार कीजिए कि ये क्या है, एक है या अनेक है। ये संज्ञा कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। और ये पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा, एक वचन होगा या बहुवचन होगा। और यह कारक कौन सा है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, इस तरह से जो सारे कारक हैं उनमें से कौन सा कारक बनता है। और साथ ही साथ इससे जुड़ी हुई क्रिया कौन सी है। तो जब हम ये सारी बातों पर विचार करेंगे तो उभर करके आएगा कि परम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यह पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है और बना लिया क्रिया का कर्ता है। तो इस तरह से हमने उन्हीं 5 बिंदुओं पर विचार किया और हो गया यह संज्ञा पद का पद परिचय। चलिए एक आगे बढ़ करके देखते हैं अब हम सर्वनाम पद के विषय में। सर्वनाम पद का जब परिचय प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें हमें इन 5 बिंदुओं पर विचार करना होगा। पहले पहले तो हम देखेंगे भेद कौन सा है, क्योंकि सर्वनाम 5 तरह के होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। आप ये देखेंगे जो भी सर्वनाम पद होगा वह इनमें से कौन से वाले में आता है, ये कौन सा भेद है। फिर पुल्लिंग स्त्रीलिंग छांट लेंगे, उसके बाद एक वचन या बहुवचन देख लेंगे, उसके बाद कारक देखेंगे और फिर उसका भी क्रिया के साथ संबंध देखेंगे। तो बातें वही की वही हैं, संज्ञा वाली ही, लेकिन बस भेद बदल जाते हैं। जैसे वहाँ संज्ञा के व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक थे भेद, ऐसे यहाँ पर ये 5 भेद हैं। बाकी बिंदु तो वही के वही हैं। और हाँ, जब आप पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करेंगे तो केवल पुरुषवाचक सर्वनाम में हमें यह भी बता देना होता है कि यह उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या फिर अन्य पुरुष है। उत्तम पुरुष किसके लिए, मैं, हम के लिए। मध्यम पुरुष तू, तुम के लिए, आपके लिए। और अन्य पुरुष वह, वे आदि के लिए। तो उदाहरण के द्वारा इसको भी समझेंगे। जैसे उदाहरण देखिए, वह गुरुकुल गया, या सर्वनाम क्या है, वह। अब वह के बारे में हमें विचार करना है, हमें क्या क्या पता चलता है। वह कौन से वाला भेद है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संख्यावाचक, इस तरह से आप सोच करके देखिए। यह पुरुषवाचक है और पुरुषवाचक में भी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष, यह सोचेंगे। फिर ये देखेंगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, एक वचन है या बहुवचन है, इसका संबंध किस क्रिया के साथ है, यहाँ पर कारक कौन सा बनता है। तो ये जब सारे बिंदु आपने विचार किए तो यह उभर करके आएगा कि वह सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता है और इसका क्रिया के साथ संबंध कहाँ पे है, गया क्रिया के साथ संबंध है। हालांकि ये 5 बिंदु निकले हैं, आप यदि कोई 3 बिंदु भी बताते हैं तो भी काफी होता है, लेकिन समझना आपको पूरी तरह से 5 बिंदुओं को समझिए और फिर ये देखिए कि इसमें से कौन सा बिंदु ऐसा लग रहा है जो कठिन है, ताकि उस पर हम और अधिक विचार कर सकें। आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा। और एक और उदाहरण के द्वारा भी इसी को हम देखेंगे। जैसे वह कौन है जो अपने राष्ट्र को नहीं पूजता। यहाँ पर जो ये रंगीन
आपको पद दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं का हम परिचय प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि ये तीनों ही सर्वनाम हैं। तो आप उन्हीं पांचों बिंदुओं के आधार पर जब सोच करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, संबंध कारक है और है क्रिया का कर्ता है। इसी तरह से जो के बारे में सोचिए, संबंधवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है और पूजता क्रिया का कर्ता है। और अपने के बारे में जब हम सोचते हैं, निजवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है, एक वचन है, संबंध कारक है और राष्ट्र को संबंधी शब्द है। मतलब यहाँ पर आपने ये देखना होता है कि जिस भी पद का परिचय आप दे रहे हैं उससे जुड़े हुए सारे पहलुओं पर सोच लीजिए और वो सारे के सारे संबंध बता दीजिए। किन किन बिंदुओं पर विचार करते हुए बताना है वो आपको समझ में आ चुका। तो थोड़ा सा अभ्यास भी कर लीजिए। ये जो रेखांकित पद हैं इनका परिचय आप स्वयं ढूंढिए और दीजिए। जैसे यहाँ पप्पू देखते ही पता चल रहा है ना, ये संज्ञा पद है, वह सर्वनाम पद है। इस तरह से आप खुद ढूंढेंगे और बताएंगे और कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछेंगे यदि कोई भी आपको समझ में नहीं आया। हम बढ़ते हैं तीसरे पद की ओर, जो कि है विशेषण। तो विशेषण का पद परिचय देखने के लिए भी हमें ये 4 बिंदु ध्यान में रखने होते हैं। पहला तो भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। आपको यही सोचना है कि इनमें से कौन से वाला यह भेद बनेगा। और ये भेद आप तभी पहचान पाएंगे जब आपको इनके बारे में पता होगा। गुणवाचक में गुण, दोष, भाव आदि का पता चल जाता है। संख्यावाचक में संख्याओं से संबंधित बात होती है, जैसे 1, 2, 3, 4। परिमाणवाचक में परिमाण, क्वांटिटी से संबंधित बात, जैसे थोड़ा, बहुत, कितने लीटर, इस तरह से। और सार्वनामिक क्या होता है? इशारा करने वाला, संकेत करने वाला, तो जिससे संकेत का पता चले, ये वो, इस तरह से। और पुल्लिंग स्त्रीलिंग आप समझते ही हैं, एक वचन बहुवचन भी आपको पता है। और संबंध बताते समय आप देखेंगे सर्वनाम का संज्ञा के साथ संबंध क्या है, क्योंकि सर्वनाम सदैव संज्ञा के स्थान पर आते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर आए वही तो सर्वनाम है। तो यही संबंध भी हमें ढूंढना होता है। उदाहरण से इसको भी समझेंगे। घर में एक काला कुत्ता बैठा है। आप देखिए, इस कुत्ते के बारे में आपको सोचना है, लेकिन काला शब्द यहाँ पर अलग से दिया गया है। रेखांकित शब्द कहें या रंगीन शब्द कहें, इसका परिचय में ढूंढना है। तो काला, अब सोचिए ये क्या है? विशेषण है। कैसा विशेषण है? भेद क्या है? वचन कौन सा है? लिंग कौन सा है? इसका संबंध क्या है संज्ञा के साथ? तो ये बिंदु उभर करके आते हैं कि ये एक तो विशेषण है ही, लेकिन विशेषण में भी इसका भेद है, गुणवाचक विशेषण। और यह पुल्लिंग है क्योंकि काला है, और अगर काली होता तो स्त्रीलिंग हो जाता। यहाँ एक वचन है और कुत्ता संज्ञा की विशेषता है। यह काला कौन है? कुत्ता, यानी कुत्ता की विशेषता बता रखी है काला। तो इस प्रकार से ये इसका पद परिचय बन गया। एक और उदाहरण से भी इसी को देखते हैं। यह उनका घर है। यहाँ पर यह भी और उनका भी, इन दोनों के बारे में अगर हम सोचने लगे तो देखिए कौन कौन से बिंदु उभर करके आएंगे। आपने तरीका वही रखना है कि उसी तरह से उन्हीं बिंदुओं के आधार पर सोचना है। यह के बारे में अगर हम सोचते हैं तो सार्वनामिक विशेषण, एक वचन, पुल्लिंग और विशेष्य घर। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य। तो यहाँ पर यह किसकी विशेषता बता रहा है? घर की विशेषता। तो इसलिए घर विशेष्य है। और उनका के बारे में अगर हम सोचते हैं, यह पुरुषवाचक सर्वनाम है, बहुवचन है। उनका बहुवचन, अगर उसका होता तो एक वचन। संबंध कारक है, अन्य पुरुष है और कर्ता कारक है। तो इस तरह से आप हरेक
पद का परिचय बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं, बशर्ते कि आपको ये पता हो हमने बिंदु ध्यान में क्या क्या रखने हैं। और आगे बढ़ेंगे, अभी खत्म नहीं हुई ये वीडियो, आगे हम क्रिया पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। इसके साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाइएगा और लाइक व शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे क्रिया पद की ओर। क्रिया का पद परिचय, इसमें भी जब हम भेद पर बात करेंगे तो ये बताएंगे ये क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, संयुक्त है या प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक है या नाम धातु। आप क्रिया की ये सारे भेद जानते ही होंगे, नहीं भी जानते तो जैसे जैसे उदाहरण में आएगा हम बात कर लेंगे। जैसे संक्षेप में यदि मैं बात करूं तो सकर्मक होती है जब कर्म होता है, जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा है वो सकर्मक, और बिना कर्म के है तो वो अकर्मक। संयुक्त क्रिया जब एक से अधिक क्रियाएं आपस में जुड़ी होंगी। प्रेरणार्थक जब स्वयं काम ना करके करवाया जाता है तो प्रेरणार्थक। पूर्वकालिक किसी क्रिया के होने से पहले वाली जो क्रिया, मुख्य क्रिया के होने से पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक। और नाम धातु जो संज्ञा से धातु का रूप ले ले, संज्ञा शब्दों से जो धातु बन जाए वो नाम धातु। तो ऐसे ही वाच्य के बारे में जब हम बात करेंगे, ये कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या फिर भाववाच्य। कर्तृवाच्य आपको पता है जिसमें कर्ता पर बल पड़ता है, और कर्मवाच्य जिसमें कर्म पर बल पड़ता है, और भाववाच्य में ना कर्ता पर ना कर्म पर बल्कि किसी अन्य भाव पर बल पड़ता है। और काल में हम बात करते हैं भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। आपको पता ही है भूतकाल यानी पास्ट, वर्तमान प्रेजेंट, और भविष्य काल फ्यूचर। और लिंग ये तो हम बार बार बात कर ही रहे हैं, पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा, वचन में एक वचन या बहुवचन होगा, और संबंध में अन्य पदों के साथ उसका संबंध, क्रिया का अन्य पदों के साथ क्या संबंध है। तो इन्हीं 6 बिंदुओं को आप दिमाग में रखें और फिर क्रिया का पद परिचय सोचें। जैसे उदाहरण है भाई साहब सो रहे हैं, यहाँ पर सो रहे हैं क्रिया के बारे में आपको सोचना है। अब आप देखिए उन्हीं 6 बिंदुओं के आधार पर क्या क्या निकल करके आएगा, ये तो पता ही है कि ये क्रिया है। लेकिन कैसी क्रिया है, भेद देखो, संयुक्त क्रिया, क्योंकि सोना, रहना है, होना, ये तीन तीन चीजें एक साथ हो रही हैं, सोना, रहना और होना, तो यानी ये संयुक्त क्रिया है। कर्तृवाच्य है क्योंकि भाई साहब खुद ही ये काम कर रहे हैं, करवा नहीं रहे किसी से। यहाँ पर ये कर्तृवाच्य है क्योंकि कर्ता प्रमुख है और वर्तमान काल है, पुल्लिंग है और एक वचन है। तो इस तरह से हमें क्रिया का पद परिचय समझ में आता है। और एक और उदाहरण से इसी को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। मैंने सोचा था कि मैं उसके लिए कुछ कमाऊं, सोचा था, इसको आपने अब देखना है। सोचा था, देखिए है तो ये क्रिया, लेकिन वर्तमान की के भूतकाल की या भविष्य काल की, देखते ही पता चल रहा है अभी हो चुका काम। सोचा था, पहले सोचा था, तो भूतकाल की होगी, एक वचन है या बहुवचन है, और अन्य पदों के साथ इसका संबंध क्या है, इस पर विचार करते हुए ये बातें उभर करके सामने आती हैं कि ये सकर्मक क्रिया है और कर्तृवाच्य है, भूतकाल है, पुल्लिंग है और एक वचन है। ठीक, यहाँ पर आपके मन में आ सकता है ये सकर्मक क्रिया क्यों हुई, भाई किसी ना किसी काम को ही तो सोचा होगा ना। ठीक है, और जब हम किसी चीज को सोचते हैं तब वहां पर सकर्मक क्रिया बनती है, जिसमें किसको, ऐसा प्रश्न अपने दिमाग में हम लाएं और हमें कोई उत्तर ना मिले वो अकर्मक। लेकिन अगर किसको का उत्तर हमारे पास उभर करके आ जाता है तो वो सकर्मक क्रिया होती है। और ये कर्तृवाच्य, भूतकाल, पुल्लिंग और एकवचन, ये सारी बातें इससे संबंधित हैं जो हमें इसका पूरा पूरा परिचय देती हैं। तो इस तरह से यह
क्रियापदों का पद परिचय भी प्राप्त किया जा सकता है। तो इसी के साथ ही ये थोड़ा सा अभ्यास कार्य है जो आप स्वयं करके देखिए, और जिसका भी उत्तर आपकी समझ में ना आए आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि आप चाहें तो इन सब के उत्तर लिख करके बताइए और मैं जांच करके बता दूंगी कि आपने सही सोचा या गलत। इसी के साथ ही हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अभ्यास करते रहिए और दिल लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।